मैं माननीय मंत्री जी से ये आदेश देना चाहता हूँ कि आपके आदेश से मैं इस कार्यक्रम में चंकी पांडे सर को वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने क्योंकि उनका फ्लाइट है, तो हम इनके कार्यक्रम को जल्दी से खत्म करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत लोग बैठ जाएंगे, कैमरा के अलावा प्लीज। आप में से सब ने इन्हें देख लिया, जरा क्या सुनना चाहेंगे? आई एम जोकिंग। हाँ, मैं इन्हें सुनवाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इनसे बातें करनी है, ये मुझसे बातें करेंगे, मैं इन्हें देखूंगी, ये मुझे देखेंगे, आपका कोई काम नहीं है। इनका ये फेमस डायलॉग आखिरी पास था, प्लीज। Mamma mia, you're joking. जिवेश कुमार जी नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर आवर फंक्शन। रोहित कुमार जी थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरा फादर इटालियन, उसका नाम फेटुचीनी पास्ता। मेरा मदर इंडियन, उसका नाम सेवैया पास्ता। मेरा सिस्टर चाइनीज, उसका नाम नूडल पास्ता। और मैं इस खानदान का आखिरी पास्ता। Mamma mia, I'm joking. But by God, यार मजा आ गया इधर आकर। आखिरी पास्ता ऑन द गुड़गांव का रास्ता। बट जब मुझे पता चला कि मैं आ रहा हूँ डॉक्टर्स के फंक्शन में और डॉक्टर्स को मैं अवार्ड देने वाला हूँ, मैं इतना खुश हो गया बिकॉज आई एम अ सन ऑफ 2 डॉक्टर्स। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। मेरे पिताजी हार्ट सर्जन थे, माय मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ डॉक्टर, और मैंने बहुत कोशिश की डॉक्टर बनने की। तो इनफैक्ट मुझे स्पेशल डिग्री मिली MBBF, मैट्रिक में बार फेल। मैं हर क्लास में 2 साल रहता था। उसके बाद मैंने बोला भाई डॉक्टर तो बन ही जाता हूं, तो मैंने PhD हासिल की। PhD का मतलब जानते हो? पास्ट हाई स्कूल में डिफिकल्टी। पर वैसे मैं आधा डॉक्टर हूं, बिकॉज सन ऑफ 2 डॉक्टर्स इज ऑलवेज हाफ अ डॉक्टर। और लोग मुझे पूछते कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड, एंड आई ऑलवेज से द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड इज हेल्थ। और ये हेल्थ तो आप लोग ही संभालते भाई। सो बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई विश आई बिकम अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर बनता तो शायद हिंदुस्तान की आबादी आधी हो जाती। नो बट एक दिन शायद नहीं। बट मैं जब भी ट्रैवल करता हूं ना, शूटिंग पे जाता हूं, तो बड़ा सूटकेस लेके जाता हूं दवाइयों का। कोई भी बीमार हो जाता है पहले मुझे फोन आता है कि भाई दवाई पड़ी, तो मैं प्रिस्क्राइब करता हूं। डबल डिग्री। थैंक यू सर। और आप लोग ने हमारे फैमिली को इतना प्यार दिया, टू माय डॉटर, माय नेफ्यू, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग द पांडेस। थैंक यू। तो अभी अवार्ड्स हो जाए या एक डायलॉग हो जाए उसके पहले? कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। Mamma mia, I'm joking. वैसे हाउसफुल 6 आ रही है नेक्स्ट ईयर, हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। So should we start the awards? सर थैंक यू तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको सुनने की जो चाहत है वो खत्म तो हो गई है, और ना ये कार्यक्रम खत्म हुए हैं, और ना आप बोलो तो मैं 3-4 गाने भी गा दूं। सब लोग सो गए हैं ये जहाँ। अच्छा की? अरे मेरी आवाज फटी हुई नहीं, सर हम लोग में से ऐसे भी कोई सिंगर नहीं है, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हा हा, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। अब आपको पता है ना प्लेबैक सिंगर क्यों होते हैं हीरो लोग के लिए? हमारी आवाज इतनी खराब होती है। वो कोशिश तो की। वैसे आई एम अ प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर। पहली बार स्टेज पे गा रहा हूँ, आपके लिए गा रहा हूँ, आपने इंसिस्ट किया इसलिए। सर पहले मैंने भी और जिवेश कुमार जी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई कि जब वो 10th स्टैंडर्ड में थे उन्होंने तेजाब पिक्चर देखी थी,
इसलिए गाना मैंने आपके लिए गाया सर। थैंक यू। और सर आज के कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करते हैं, उस पल को खत्म करते हैं जिसका इंतजार बहुत ज्यादा बेसब्री से आप सभी कर रहे थे। आप सभी अवधेश डॉक्टर को एक बार फिर जोरदार तालियां। और इस क्रम में सबसे पहला नाम मैं लूंगी डॉक्टर विजय ए सांघवी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से। सर प्लीज आप सभी तालियां बजाते रहेंगे। सर प्लीज। और अब डॉक्टर सुष्मिता और हॉस्पिटल बिहार से। सर आप डांस अच्छा करते हो, कैसे कर लूं क्या? सर प्लीज।
आना हमारे लिए बहुत खास सभा था, बहुत खास पल था और इनको साथ में करवाना। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। विधिवत रूप से हम जारी रखेंगे। आज का जो ये अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज किया गया है आपके सम्मान में। राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री विभूषण सम्मान 2025 इंडियन डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड 2025 में आज इस मंच से हम आप सभी डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर द रियल सुपर हीरो ऑफ India. We salute all the doctors for their selfless service. अपने लिए रोना करना हो जाए। महिलाओं को गप करते हुए देखा है, सुना है, लेकिन आप खुद में ही व्यस्त है। आप सब इतने व्यस्त, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, प्रॉपर सुन पा रहे हैं, सारी बातें क्या मेरी कही आप तक जा रही हैं, शब्दों की त्रुटियां आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं। तालियों के बारे में क्यों नहीं सुन रहे? एक्चुअली हमारे कल्चर में दिखता है। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन ये जो टेबल है वैसे में भीड़ सबसे ज्यादा है। हाँ, ये शांति किस लिए है सर? अच्छा, जब आप सब यहाँ अपना संबोधन स्पीच देने आएंगे ना, तो उस समय सिर्फ आपको स्पीच देना होगा, उस समय तो बिल्कुल भी शांत नहीं होना होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, कुछ डॉक्टर्स का इंट्रो चंकी पांडे जी की एंट्री की वजह से रुक गई थी। लास्ट वाले टेबल्स वाले कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका एंट्री हम नहीं ले पाए थे, और अब फिर से हमें अपने कार्यक्रम की ही तरफ लौटना है, जो हमारा आज के इस कार्यक्रम का मेन मकसद है, उसे हमें पूरा करना है। ठंड है, हाथ में कपकपाहट नहीं आ रही क्या? मतलब ये होते रहना चाहिए। उधर में तो बहुत शांति है, उस एरिया में बहुत ज्यादा शांति है। और बस अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार सिंह जी को मंच पर उनके संबोधन के लिए बुलाना चाहूंगी। सर आप मंच पर आए और हम सभी को संबोधित करें, क्योंकि कार्यक्रम के विधिवत रूप से हम इसे चलाएं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आप हमें दो शब्दों में, दो नहीं कुछ शब्दों में आप अपनी बात मंच पर रखें प्लीज सर। तालियां प्लीज प्लीज प्लीज, तालियां तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का ये दिन हमें देने वाले सर मंच पर है के जाने माने विधायक, जननेता, लगातार अलग अलग मंत्रालयों में जिन्होंने अपने नेतृत्व में एक ऊंचाई तक पहुंचाई है, ऐसे जननेता, जनप्रिय नेता, विधायक, पूर्व मंत्री माननीय जीवेश कुमार हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं सर। उसका कारण है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विधानसभा के सत्र के बीच में आप हमारे लिए इतना समय निकाल कर आए हैं, आप बिहार से चलकर दिल्ली आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आप सभी डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए स्वयं मंत्री जी चलकर दिल्ली तक आए हैं। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की पूरी टीम पे लगातार रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रोत्साहन से हम लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं पूरी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की टीम की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत एंजॉय किया। मैं जानता हूं कि सेलिब्रिटी आती है तो माहौल अलग होता है, क्योंकि कई सालों से मैं इस आयोजन कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, देश के हर एक राज्य से बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब यूं ही यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है।
आप सब में से कई लोग ये जानते हैं, आप सब स्वयं ही इस बात के गवाह हैं कि पिछले 7-8 महीनों से यह प्रक्रिया चल रही थी। 7-8 महीनों से आपको सम्मानित करने की सारी प्रक्रिया चल रही थी, आपके सिलेक्शन का प्रक्रिया चल रहा था। पब्लिक सर्वे ग्रुप ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ऑनलाइन सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पे, आपके पेशेंट के रिव्यू के आधार पे, जो आपके पेशेंट ने रिव्यू दिया, जो आपके लोकल एरियाज के लोगों ने वोटिंग किया, और मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि देश के हर एक राज्य के प्रतिनिधि यहां हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स यहां उपस्थित हैं। इन सबको यहां तक पहुंचने के लिए पब्लिक सर्वे ग्रुप ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारा एमओयू है। पब्लिक सर्वे ग्रुप ऑफ इंडिया ऑनलाइन सर्वे करती है। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर हम डॉक्टर्स को चुनते हैं, फिर हमारी टीम उनको कांटेक्ट करती है, उनकी डिटेल्स लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें इस सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब इस कार्यक्रम के असली सेलिब्रिटी, असली हीरो आप सब हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सब खुद के लिए बजाइए। कौन भूल सकता है कोरोना के उस दौर को जिस समय में अफरा तफरी के पूरे विश्व में माहौल थे। कौन ऐसा परिवार होगा जिसको अपने पिता के लिए, अपने मां के लिए, अपने भाई के लिए दर्द नहीं होगा? कौन ऐसा परिवार था जो चाहता था कि हमारे परिवार के, हमारे पिता, हमारी मां, हमारी बहनें, हमारा भाई वो घर से बाहर निकले? कोई नहीं चाहता था। उस दौरान आप सारे डॉक्टर्स जिस तरह से आर्मी बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, उस तरह आप सभी डॉक्टर्स एक सेना की तरह, एक सैनिक की तरह आपने कोरोना जैसे महामारी से लोहा लिया। और मैं कह सकता हूं कि अगर हम सब यहां पे लाइव हैं तो आप सबका योगदान है। हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी डॉक्टर्स का। मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए आपकी जो मेहनत है, जो जर्नी है, उसको मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरह नहीं समझ सकता, लेकिन एक मरीज के रूप में तो समझ सकता हूं, एक मरीज के परिवार के रूप में तो जरूर समझ सकता हूं। मुझे लगता है ऐसा, यह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो नॉर्मल एक प्रोफेशन नहीं है। मुझे लगता है भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको चुना है अपने रूप में कि आप इस धरती पर रहें और हमारे जीने और मरने का सबसे बड़ा सहारा बने। आपका संबंध जीने और मरने से है। जिस तरह भगवान को हम याद करते हैं जब बच्चे का जन्म होता है और भगवान को याद करते हैं जाने समय, लेकिन एक चीज है, भगवान को, किसी बच्चे को धरती पर आने से पहले हम डॉक्टर्स को याद करते हैं, और किसी के जाने से पहले भी हम डॉक्टर्स को याद करते हैं। हमें यह उम्मीद होती है कि शायद वो बचा लेंगे। आप साक्षात इस धरती पे भगवान के रूप हैं। मैं ये जानता भी हूं और मानता हूं, क्योंकि एक मरीज के परिवार के रूप में, मरीज के रूप में हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। इसलिए आप सबका यहां उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यह हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपको ऑनर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है, आपका स्वागत और अभिनंदन करती है, और हम सब इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप जैसे बेहतरीन डॉक्टर्स देश के जब इस मंच पर उपस्थित होते हैं तो हम उसके गरिमा के साथ इसको आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपको पता है कि ये अवार्ड नॉर्मली हम लोग दूसरे कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह इसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। माननीय मंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहता हूं, और ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि पिछले 2 सीजन 2021 और 22 में मंत्री रहते हुए इन्होंने डॉक्टर्स को सम्मानित किया था राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री सम्मान से। आज स्वास्थ्य कारणों से पद्मश्री डॉक्टर यहां पे नहीं उपस्थित हो पाए हैं, डॉक्टर सदाम मोहम्मद, क्योंकि रात को उनके चेस्ट पेन हुआ और मे बी कि वो शायद ज्यादा बीमार है इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्हें भी माननीय मंत्री जी ने 2022 में सम्मानित किया है और वो पद्मश्री जी तक पहुंचे हैं। जो अवार्ड हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रजिस्टर्ड इंडिया का एकमात्र अवार्ड है। परवीन कई बार आप सबसे बात करता है तो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि सर हमने और भी अवार्ड्स लिए हैं। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं और हमें जब पहली बार एक बार पेंसिल अवार्ड के रूप में मिलता है, रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, गिफ्ट के रूप में मिलता है, वो भी हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान, उतनी ही वैल्यूएबल है। तो हर एक अवार्ड, हर एक सम्मान जो आपको दिया जा रहा है वो सब वैल्यूएबल है, सबका बहुत सम्मान है। लेकिन एक चीज जो अलग है यहां, वो है रजिस्टर्ड नेशनल अवार्ड टाइटल, ओनली लीगली रजिस्टर्ड नेशनल अवार्ड टाइटल। क्या मतलब है इसका? भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी संस्था किसी को भी सम्मान कर सकता है। आप किसी के काम से प्रभावित हुए हैं, आप उन्हें सम्मान कीजिए, कर सकता है,
इसमें अनलीगल कुछ नहीं है। फिर हम लोग लीगल क्यों बोल रहे हैं? लीगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी सरकार में, किसी भी देश में हर एक व्यवस्था को चलाने के लिए रूल होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं, लॉ होते हैं, हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो भारत में भी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में यह प्रावधान है कि अगर आप किसी को ऑनर करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीटली एक लीगल प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। यह इसलिए नहीं करते हैं कोई भी संस्था क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रक्रिया है, बहुत ही लीगल और डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है, इसलिए कोई भी संस्था इसको नहीं करते, वो डायरेक्टली आपको ऑनर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस उस बर्डन को हैंडल करती है और पिछले 13 साल से हम करते आ रहे हैं। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी किया, इसलिए हमें इसका एक्सपीरियंस है। तो हम इस अवार्ड को सिर्फ अवार्ड के रूप में प्रेजेंट नहीं करते हैं, हम आपको जब ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं तो साथ में हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रजिस्ट्रेशन भी देते हैं। आप लीगली अभी और आज के बाद और 7 दिनों के बाद जब हम लोग सबमिट करेंगे आपके एविडेंस, उसके बाद से आप लीगली नेशनल अवार्डी होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। आप सब बड़े डॉक्टर यहां उपस्थित हैं। डॉक्टर आरपी मौर्य सर से हमारी टीम की बात होती थी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बीएचयू से ही नहीं, आई बैंक के चेयरमैन भी हैं और इन्होंने जो मुहिम चालू की है और हम लोग देख रहे थे इनके प्रोफाइल को, जब हम लोग पढ़ रहे थे और परवीन मुझे रिपोर्ट कर रहा था कि कितने सौम्य व्यवहार इनका रहा है। फोन पे किसी भी बात के लिए आज तक हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं सुना, जबकि ऐसा होता है कि आप जितने बड़े पद पे हैं थोड़ी सी एरोगेंसी आ जाती है। लेकिन डॉक्टर आरपी मौर्य सर हैं, आप डॉक्टर मजीद वानी सर हैं, डॉक्टर रंजन पाल सर हैं, डॉक्टर वरुण हैं, डॉक्टर अतुल सर हैं, बहुत आप सबके, मैं मुझे नाम याद नहीं, लेकिन आप सबके सब सौम्य होना, व्यवहारिक होना। रतन टाटा को जब विदेश में मैं जब पिछली बार ताजमहल में एक इवेंट कर रहा था तो मुझे उनकी एक म्यूजियम है अंदर में, ताजमहल पैलेस के अंदर, मुझे घूमने का मौका मिला। उनके जीएम ने मुझे बताया कि जब उनको एक इंटरव्यू में ब्रिटिश में पूछा गया कि आप देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन आप 60-70% डोनेट कर देते हैं तो आप अंबानी जो उनके बाद आते हैं, फिर आप इतने सौम्य क्यों रहते हैं? आप तो देश के क्या वर्ल्ड के आप टॉप 5 में आ सकते हैं। आपको यह मन नहीं करता कि मेरी भी फोटो छपे टॉप बिजनेसमैन के रूप में? आप इतने सौम्य हैं, इतनी इजी अवेलेबल है, क्यों है? उन्होंने एक जवाब दिया जो मेरे यहां बैठे हर एक डॉक्टर पे सूट करता है। उन्होंने कहा कि सौम्य होना, व्यवहारिक होना एक लग्जरी है और लग्जरी हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यह लग्जरी आप अफोर्ड करते हैं। और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूं ये कहते हुए कि आपकी सौम्यता, आपकी व्यवहारिकता, ये सब हम लोगों को इंकरेज करती है। आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज रह जाएगा, आपके साथ जुड़ा हुआ बहुत अच्छा अनुभव। हम इसी कदम पे फिर अगला सीजन शुरू करेंगे क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा, ये हमारा 10वां सीजन है और एमसीए ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि इसको हम बंद करें। कई डॉक्टर्स ने क्वेश्चन भी किया कि बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लीगली काम करते हैं तो हमें मिनिस्ट्री की तरफ से या हमारे जैसे जो भी लोग लीगली काम करते हैं, जो ऑर्डर मिलते हैं उसे पालन करना पड़ता है। हम बिना रजिस्ट्रेशन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम फिर आपको क्या ऑनर करेंगे? क्योंकि आपको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो ये अवार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लीगली आपकी प्रोफाइलिंग कर सके। भारत के डॉक्टर्स के ऊपर जितना वर्क प्रेशर है वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। सबसे अधिक वर्क प्रेशर है। हम लोग एक आम इंसान है, एक आम इंसान के रूप में आपको कहना चाहते हैं, हमारे भारत के डॉक्टर्स को क्या सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, लोकल लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है। हो सकता है उनकी पोस्टिंग किसी और स्टेट में हो जाए, वहां की लैंग्वेज सीखना पड़ता है। कई बार मैं बिहार से हूं, हम लोग बिहार, यूपी, एमपी वाले लोग हैं, मैं वहां की बात आपको बता सकता हूं कि कई बार हमारे यहाँ पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर पेट में गुरु गुरु हो रहा है। अब गुरु गुरु का मतलब क्या है? ये किसी मेडिकल बुक में तो नहीं होगा, जैसा मुझे लगता है, मैंने नहीं पढ़ा, आप बता सकते हैं, नहीं होगा। हमारे यहाँ कितना टफ जॉब है डॉक्टर होना। आपको सिर्फ रिसर्च नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है कि वो कह क्या रहा है। आपको इशारों की सारी भाषा सीखनी पड़ती है, कई लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद भी अलग अलग तरह के जो प्रेशर्स होते हैं डॉक्टर्स पे, वो अलग है। इसलिए
क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप जिंदगी और मौत से जुड़े हुए लोग हैं, आपके कारण जिंदगी और मौत तय होती है। तो हम लोग थोड़े इमोशनल लोग हैं, किसी की डेथ हो जाए तो हम सीधा सीधा ब्लेम डॉक्टर्स को करते हैं। बहुत प्रेशर है हमारे इंडिया में डॉक्टर्स के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर को हैंडल करते हुए भी इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड में लीड करते हैं, और यह कहने में कोई दो राय नहीं है। कई बार मेरी साथ भी कई मीटिंग्स होते हैं, मेरे टीम के लोग या कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप 13 साल से आपकी संस्था डॉक्टर्स को ऑनर कर रही है, लेकिन हम विदेश से कितने पीछे हैं। हमें वो उन्हें बताना चाहिए, और हम लोग बताते हैं कि अगर आप सेम टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम टाइप की फैसिलिटी आप हमारे डॉक्टर्स को दो, देखो सबसे नंबर 1 हमारा मेडिकल इंडस्ट्री होगा पूरे वर्ल्ड में। हमारे फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, हम उनको ओपन हैंड नहीं दे रहे हैं, हम उनके रिसर्च में योगदान नहीं कर रहे हैं, देन ये संभव नहीं है। और एक मैसेज जो मैं अपने लोगों को हमेशा देता रहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्त यहां में तो डॉक्टर अभिषेक बैठे हैं, डॉक्टर संजीव सर बैठे हुए हैं, जिनके बहुत सारे इलाज में मैं इनका सहयोग लेता हूं। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं इनके क्लिनिक पे मेरा आना जाना है, मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स की जॉब 8 आवर्स की नहीं है, 24 आवर्स की है। वो 8 आवर्स की है ही नहीं। हम लोग एक क्वेश्चन तैयार हो, लोक नायक टीम्स की क्वेश्चन तैयार हो रही थी, उस क्वेश्चन में लिखा था कि एक रिसर्च आया है हाल फिलहाल की सर्जन कम हो रहे हैं, क्योंकि अब नए डॉक्टर से वो सर्जरी लेने से बच रहे हैं। तो उस क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बोला गया कि सर ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि सर्जन कम हो रहे हैं। हमने कहा कि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपर्टीज नहीं रखता इसमें, लेकिन हाँ मैंने भी ये न्यूज पढ़ा है, मैंने भी ये पढ़ा है कि रिसर्च में ऐसा आया है। तो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में मैं क्या समझता हूं, क्यों कम हो रहे होंगे, क्यों नहीं ले रहे होंगे? क्योंकि सर्जरी से पहले हमारे यहां यह चलन है कि हमारे मरीज के जो संबंधी होते हैं वो उनको डॉक्टर्स को सिखाते हैं आपको सर्जरी कैसे करना है। तो डॉक्टर को पहले प्रेशर आ गया। दूसरा कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हुई तो मिसहैपनिंग के बाद क्या होगा, क्योंकि उनकी भी तो फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। तो फिर मिसहैपनिंग के बाद क्या होगा? क्या हम ये कहेंगे कि डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश किया? हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे नहीं कि बहुत बीमार था मरीज तभी तो हम डॉक्टर्स तक पहुंचे, वो अगर अच्छा था तो हम डॉक्टर्स तक गए क्यों, ऑपरेशन की नौबत क्यों आई, ये हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि शायद डॉक्टर्स ने लापरवाही की। ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं ये बता सकता हूं, अभी एक छोटी सी घटना है सर। हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट प्रिंट में मिस्टेक की, डॉक्टर आरपी मौर्य सर के मिस्टेक है वो। तो मैं वर्क प्रेशर क्या होता है, उस मिस्टेक का प्रेशर मेरे ऊपर क्या है वो मैं समझ रहा हूं, जब तक कि मैं सब कुछ एडिट कर मतलब रेडी करके और फिर मैं सर को देना दूं। तो सोचिए एक छोटी सी चीजों की अगर इतनी प्रेशर हो सकती है, तो आप किसी इंसान की जान बचाने वाले हैं, किसी की पूरी बॉडी को आप खोल रहे हैं, आप पता नहीं भगवान का ही काम कर रहे हैं आप, तो कितनी बड़ी प्रेशर हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते। शायद हमारा वो लेवल नहीं है कि हम आपके उस प्रेशर को समझ पाए। मैं पूरी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की राष्ट्रीय टीम की तरफ से आप सबका आभार और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आपको सम्मानित करते हुए आपके सामने सर झुका कर यह कहता है कि हम आपके एफर्ट्स को, आपकी कोशिशों को, आपके मेहनत को सलाम करते हैं। आप सबकी उपस्थिति मेरे लिए और मेरे टीम के लिए एक लग्जरी है। देश के इतने बड़े बड़े डॉक्टर आप उपस्थित हुए हैं, और मैं इससे अपनी लग्जरी इसलिए समझता हूं कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, आपको देखने का मौका मिला, और मैं पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपको थैंक यू सो मच कहता हूं। और एक बार अंत में फिर मैं थैंक यू माननीय मंत्री महोदय का कि आप इतना दूर से आए, आपके कारण ही ये कार्यक्रम शोभामान है, और आपका आशीर्वाद तो कई सालों से मिलता रहा है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा ही ऊर्जावान रहती है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक बेहतरीन वक्ता, साक्षात सरस्वती पुत्र माननीय मंत्री महोदय जब मंच पे आएंगे, जब आप उनकी वक्तव्य को सुनेंगे तो आप भी मानेंगे कि हमने जब इन्हें इन्वाइट किया तो हम जानते हैं कि हमारे बीच डॉक्टर्स उपस्थित हैं, इसलिए हमारे बीच एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे मंत्री, एक ऐसे विधायक भी उपस्थित होने चाहिए जिनकी वक्तव्य आप तक पहुंचे, आप उनसे कनेक्ट फील करें। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार।
आपको मैं एक और चीज, जब तक कि मंत्री जी नहीं है, ह्यूमन राइट्स आपके लिए प्रोफाइलिंग का काम करती है। आप सब ये ख्याल रखें, इस अवार्ड समारोह के बाद हमारे रिश्ते खत्म नहीं हो रहे हैं, रिश्तों की शुरुआत हो रही है। आपके प्रैक्टिस के बाद आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइलिंग कर पाए। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आरपी मौर्य सर जैसे, जो कई मंचों पर जाते हैं, कई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सब लोग वहां कई सारे मंचों पे अवार्ड के लिए नहीं जा पाते। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस आज से लाइफ टाइम आपकी प्रोफाइलिंग करती है। आपसे आग्रह है, आप जब भी किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, आप जब भी किसी कोई भी मेडिकल कैंप लगाएं, आप प्लीज हमारे टीम को उसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो भेजे, मीडिया कवरेज भेजे, डिटेल्स भेजे। हम उसका क्या करेंगे, एमसीए के पोर्टल पे हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, प्रवीण के अंदर जो काम कर रही है, वो आपके प्रोफाइल को हमेशा अपग्रेड करती रहती है। आपको नहीं पता, लेकिन आपके पीछे एक ऐसी टीम है आज से, अभी से, जो आपके लिए प्रोफाइलिंग करेगी। हमें आपसे कोई सेवा शुल्क नहीं चाहिए, बस हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मेडिकल कैंप हो, किसी और कार्यक्रम में सर आप जैसे आप लोग जाते हैं, प्लीज आप ह्यूमन राइट्स की इस नंबर को सेव करें और उस पर आप अपना डिटेल्स भेजते रहें, ताकि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड करते रहें। बहुत लाभ है इसका। आगे हमारी टीम जब आपको एविडेंस के बाद बताएगी तो उसको हम फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद सर। और अब मैं मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगी हमारे मुख्य अतिथि, आप हैं माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। आप हमारे बीच पधारे, आपने हमें अनुग्रहित किया। इस मंच से कार्यक्रम के आयोजक की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सर, प्लीज। थैंक यू जया, हमको भी आखिरकार बुला ही लिया आपने। हमको तो लग रहा था कि हमारा नंबर आज बहुत बाद में आएगा, लेकिन रोहित जी की जब बात आती है तो कहना पड़ता है कि तेरा मुझसे है नाता पुराना कोई, यूं ही नहीं कोई दिल निभाता कोई, वरना इतनी दूर आने का कोई मतलब ही नहीं था। और कितना खूबसूरत हो जाता है वक्त, जब दुनिया में कोई अपना कहकर एक बार पुकार ले तो समय तो अच्छा हो ही जाता है। और रोहित जी ने मुझे हमेशा अपना कह करके ही पुकारा है। इस नाते क्या पटना, क्या दिल्ली, क्या लंदन, जहां बुलाए वहां मैं जाने के लिए तैयार रहता हूं। बहरहाल आज की इस अद्भुत, जानदार, शानदार कार्यक्रम के अवसर पर हम अपने घर से हजारों मील दूर आए हैं, दुनिया देख रहे हैं। और हजारों मील दूर आने में जितना समय पटना से दिल्ली आने में लगा, उतना ही समय दिल्ली से यहां आने में लग गया। तो अब पटना, पहले हम लोग गांव में कहते थे कि दिल्ली दूर है। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, बोलचाल में अक्सर कहते थे कि दिल्ली अभी दूर है। मुझे लगा दिल्ली तो नजदीक है, गुड़गांव दूर है। मेरा गांव नजदीक है, गुड़गांव दूर है। थोड़ा आने में समय लगा, वक्त पर आ न सका। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण भी थोड़ा डिले हुआ होगा। चंकी पांडे जी बहुत पहले से तैयार होकर यहाँ आए हुए थे, मैं क्षमा चाहता हूं आज की इस अदालत में खड़े होकर के कि मैं आपका गुनाहगार हूं, मैं यहाँ विलंब से पहुंचा हूं और मुझे जल्दी जाना भी था, लेकिन विलंब से आने वाले ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के आन बान शान जो हम लोगों के बीच आकर चले गए, जिसके साथ आप लोगों ने कुछ समय यहां बिताया, ऐसे मानवर चंकी पांडे जी, और जिनके कारण ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, ऐसे हमारे छोटे भाई और लगातार समाज सेवा के लिए लगने वाले, भिड़ने वाले, समाज सेवा
के काम में अनवरत अपने बहुमूल्य समय को देने वाले माननीय रोहित सिंह जी, नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के, डॉक्टर आरपी सिंह साहब, डॉक्टर दिलसाद जी, श्रीमान विजय जुमरानी जी और हमारे छोटे भाई विवेक चौधरी जी, इंजीनियर प्रवीण कुमार जी, अंकित कश्यप जी और मेरे साथ आए हुए दरभंगा से चल करके, बिहार से चलकर हमारे छोटे भाई श्रीमान देवेंद्र झा जी और सभागार में जितने नाचीज डॉक्टर बैठे हुए हैं, सबको मैं सर झुकाकर प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और लगातार आपके सुंदर कार्य के कारण नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, इसमें से कई लोग होंगे, मुझे एक दो लोग तो दिख भी रहे हैं और याद भी आ रहे हैं कि जो कई दोबारा या तीसरी बार इस प्रकार के अवार्ड से नवाजे गए, कई लोग नए भी आए हैं। तो पुराने लोगों ने जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनको मैं एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं और जो आज पहली बार मिलेंगे उनको बार बार प्रणाम करना चाहता हूं कि आगे भी मिलते रहिएगा और सर मिले तो मिलते रहिएगा। इसलिए आप सभी डॉक्टर हैं। अभी रोहित जी बता रहे थे कि रतन टाटा जी के बारे में बता रहे थे, उस बात में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सीख भी थी। आप चाहें तो दिन रात पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें से बहुत डॉक्टर साहब ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है। दिन रात एक करके लोग भूल गए थे उस समय कि पैसा कमाना है, पैसा बचाना है या जिंदगी बचानी है। और जितने डॉक्टर हैं वो सब पूरे देश के अंदर, खास तौर से जो आप सभी सभागार में बैठे हुए हैं, उन सब लोगों ने अपने पूरी ताकत लगा करके हर तरीके से मानव के जीवन की रक्षा कैसे हो, इसके लिए एक सकारात्मक कदम आप लोगों ने उठाया। और हम समझते हैं कि आप सभी को इस सुंदर कार्य के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और एक बार जरूर खुद के लिए ताली बजाना भी चाहिए या एक दूसरे के लिए ताली बजाना चाहिए। हम तो कई बार कहते हैं कि नेकियां जमा करने में लग जाओ हुजूर, नेकियां जमा करने में लग जाओ हुजूर। ये सच है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, नहीं जाने वाली है, ये नहीं जाने वाली है। आपकी नेकियां जरूर आपके जाने के बाद लोग गुनगुनाएंगे, उसको याद करेंगे, उसको गुदगुदाएंगे, उसकी चर्चा होगी। और आप अगर नेक काम करके इस धरती से चले जाएंगे तो वही आशीर्वाद आपके बच्चों को भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा जब आपने बुलाया है तो रोहित जी कुछ अपनी बात भी कह ही डालता हूं। हमारी उम्र जब 10 वर्ष की थी तो हमारे पिताजी चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों को पढ़ाया था, इतने लोगों को पढ़ाया था, उनके इतने आशीर्वाद जमे थे वो नेकी वाले बैंक में कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं। मैं ट्यूशन पढ़ाया, फिर पढ़ाई किया, बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया और अभी जो चंकी पांडे जी बता रहे थे पीएचडी वो भी कर लिया। लेकिन कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि नेकी करने से ही भला होता है और ईश्वर ने अगर आपको हुनर दिया है तो उसको जरूर सोसाइटी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। दिनकर ने लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, यत्नित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। आगे जवाब देते हैं रश्मि रति में कि जिसने न कभी आराम किया हो, विघ्नों में रहकर काम किया हो, वही वसुधा का नेता हुआ है।
वही भूखंड विजेता हुआ है जिसने अपने लिए आराम का लक्ष्य तय किया है। शायद उसका लक्ष्य धुंधला हो जाता है। और बड़ी गूढ़ बातें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही, बहुत अद्भुत बात है। आप सभी विद्वान आदमी हैं, जरा सर्च करके बाद में देखिएगा मिल जाने के बाद। दुनिया में ना एकाग्र चित्त का एक इंग्लिश वर्ड है कंसंट्रेशन। जब स्वामी जी को एक नई पुस्तक मिली थी कभी पढ़ने के लिए और 2 घंटे में उस किताब को पढ़ डाला, और उस किताब पर जब सामने वाले किसी विद्वजन से उनका डिबेट हुआ तो हूबहू किताब की लाइनें स्वामी जी ने उनको सुना दी। तो वो सज्जन उठे और स्वामी जी के चरणों में गिर गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये एडिशन तो आज ही आया और कोई व्यक्ति इसको एक बार पढ़ ले और हूबहू पूरी लाइन को बता दे, ये संभव नहीं है। जैसे आप कोई सर्जरी करते हैं ना, कंसंट्रेट रहते हैं और कंसंट्रेट रहते हैं उस समय। मैं आज एक विनती करूंगा कि कंसंट्रेट रहिए, एकाग्र चित्त तो रहना ही चाहिए। एकाग्र निष्ठ होकर के देखिए, उसमें निष्ठा डाल के देखिए उस कार्य में। और एकाग्र निष्ठ का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। स्वामी जी ने जवाब दिया था कि साहब हम एकाग्र निष्ठ होकर के इस किताब को पढ़ लिया 2 घंटे में, इसलिए इस किताब की लाइन बाय लाइन बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जब हम एकाग्र निष्ठ होकर के किसी काम में लगते हैं तो उसका रिजल्ट 100% होता है, एकाग्र चित्त का नहीं होता है। आप सभी विद्वजन हैं, कई एकाग्र चित्त वाले लोगों ने गलती की है दुनिया में। उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। सब लोग जब जाते होंगे अप्रन पहन करके अंदर तो एकाग्र चित्त होकर जाते होंगे। अभी बता रहे थे रोहित जी कि हम लोगों के यहाँ कई बार बड़ा दिक्कत होता है कि डॉक्टर को पहले अटेंडेंट भी समझाता है कि करना क्या है और कुछ गड़बड़ हो गई उसके बाद उनको करना क्या है, ऐसा 20 उदाहरण पड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, ऐसा 20 उदाहरण पड़ा हुआ है। और कई बार इसीलिए क्षमतावान लोग भी उस काम को करने में पीछे हट जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना है कि बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के काम नहीं आते। दिनकर ने लिखा है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सूरमा निकलता है। और कभी ध्यान से एक बात रखिएगा कि कई बार हम कोसते रहते हैं भाग्य को, अब क्या होगा, इतने लंबे समय तक पढ़ाई किया, इतना लंबा काम कर लिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसको भी दिनकर जी ने कहा कि भाग्य में सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है, आगे देखो क्या होता है। और एक बात तो तय है कि ये तो आपको ठानना है, अपने बस में अपने इच्छा शक्ति को लेते हुए ये ठानना है कि जिंदगी जो शेष है वही विशेष है। जो बच गया उसी पर काम करना है, निष्ठा पूर्वक काम करना है। मैंने एक शब्द की चर्चा आज की है, निष्ठा शब्द का। एकाग्र चित्त के लिए मैंने बार बार कहा, कंसंट्रेशन वर्ड है अंग्रेजी में। एकाग्र निष्ठ भी जब आप डालकर सर्च करिएगा तो कहीं कंसंट्रेशन ही आ जाए। एकाग्र निष्ठ शब्द को दुनिया की किसी डिक्शनरी ने इसके लिए कोई शब्द नहीं बनाया। श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ अपने काम के प्रति वफादार हो जाना, उसी को हम कई बार कहते हैं। जब हम एकाग्र निष्ठ होते हैं अपने काम में तो बड़ा आनंद आता है काम में। और जब अपने काम में मेहनत की अनुभूति ना हो तो समझ लीजिए काम आपका है और काम में आपको आनंद आ रहा है। तो आपने जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने लगातार काम किया। रोहित जी एक बात ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड के 37वें दोहे में लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। ये लिखा है गोस्वामी जी ने 37वें दोहे में सुंदर कांड में। हमेशा प्रशंसा मत सुनिएगा। इस मंच से कोई ऐसा भी हो जो आपकी बुराई भी कभी कभी करे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सचिव कहते हैं मंत्री को, सेक्रेटरी को। मंत्री का काम अगर हमेशा राजा की प्रशंसा हो जाए तो राज का डूबना तय है। अभी जो डॉक्टर है उनका काम पेशेंट के लिए मीठी बातें हो जाए, कड़वी दवा ना हो, उसके मनमाफिक काम हो जाए,
शुगर वाले को मिठाई खाना अलाउ कर दे तो काम लग जाना तय है, सत्यानाश होना तय है। और वैसे ही ये आज का लिखा हुआ नहीं है, वैसे ही राजगुरु अगर अपने धर्म का पालन न करवाए अपने शिष्य से तो धर्म का नाश तय है। गोस्वामी जी ने 15वीं सदी में लिखा, इसको थी सचिव बैठ गुरु तीन जो प्रिय बोले, भयास राज धर्म तन तीन कर होई वे गई नाश, तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को अपने काम को का एनालिटिकल रिपोर्ट रखना चाहिए। आप लोग तो डॉक्टर हैं, इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन पढ़ते होंगे, और कौन दवा हिंदुस्तान में तो आप लोग अजीब दवाई करते हैं, गधे को कई बार ऊंट के गले में बांधकर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एक दवा का हाफ लाइफ है 6 आवर, दूसरे का है 8 घंटे का, और दोनों कॉम्बिनेशन में एक साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। 6 घंटे के बाद एक दवा खत्म हो जाएगी और 8 घंटे बाद दूसरे का डोज चाहिए। और अपने दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, बगल में नेपाल भी जाइएगा तो अलग अलग दोनों, एमॉक्सी की गोली अलग मिलेगी, क्लोक्सा की अलग मिलेगी। अपने यहाँ दोनों मिला के हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हाफ लाइफ की ऐसी तैसी करके हम लोग दवा लिखते हैं। और कई बार कंपनी वाले भी आकर हम लोगों को समझा जाते हैं, जब पहली दवा मिली तो कहे यही रानी है एनसेड का, यही क्वीन है, और जब दूसरी मिल गई तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाए उसकी पूरी तैयारी लेकर के आते हैं। तो लेकिन मेरा एक चीज तो अवश्य कहना है आप सभी लोगों से कि जिंदगी के हर क्षेत्र में जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ आप सभी लोगों ने अपने राष्ट्र देश के लिए काम किया है, अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। एक अधिकारी से एक बार पूछा कि आपका तनख्वाह कितना है, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा अगर 1000 बढ़ जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा 1000 घट जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, जैसा हूं वैसा रहूंगा। हम कहिए 1000 रुपए किसी गरीब को दे देंगे तो उसके जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने कहा जरूर आएगा। हम कहा आज से प्रण लेकर के जाइए। हम कहा ऐसी मैडम घर में ऐसी तो नहीं है कि आपका एक एक पैसे का हिसाब लेती है। उन्होंने बड़ा धीरे से कहा हिसाब तो लेती है सर, लेकिन 1000 के लिए नहीं लेगी, इतना छूट है। और मैं धन्यवाद करता हूं उस अधिकारी को, अगले महीने रिटायर करेंगे, तब से लेकर आज तक उन्होंने इसको स्टार्ट किया है और कई छोटे छोटे लोगों को स्थापित करने का काम किया है। हम लोग तो सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग हैं। कई बार लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आप क्या कर रहे हैं जनाब, वो भी जरा बता दीजिए। तो कभी हमारे साथ 2-4 पल बिताइए, गांव में आइए, आनंद में रहिए, तो पता चलेगा आपको ईश्वर ने अगर दिया है तो कुछ लोगों को स्थापित करने का काम करिए। वैसे गरीब लोग, वैसे लोग जिनके जीवन में आपके 1000 रुपए महीने से जीवन में रोशनी आ सकती है, उनके जीवन का चिराग जल सकता है, उनके जीवन में रोशनी आ सकती है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं और हर जगह कहता हूं कि जब मैं 10 वर्ष की उम्र में था और हमारे पिताजी दुनिया से चले गए तो मुझे उस वक्त एक एक पैसे की कीमत लगता था कि क्या होगा, कैसे चलेगी गाड़ी। कोई कहता था कि भाई आप दिल्ली चले जाओ, कुरियर कंपनी में काम कर लो। मुझे लगा कि कुछ पढ़ाई किया हुआ, जिला स्कूल मोतिहारी से उस समय मैं 10th किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पढ़ा के पढ़ सकता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जीवन में जिद पाल करके पढ़ाई किया, पढ़ाई कर BSc मैंने कहा पूरी बात। उसके बाद मैंने नौकरी भी करी और नौकरी करने के बाद अपना व्यापार भी किया। और फिर एक दिन किसी सज्जन से यूं ठन गई, मैं गया कोई काम लेकर के, छोटा सा काम, जिंदगी में बदलाव कैसे आता है वो देखिए। वो MLA थे कहीं के, मैंने कहा एक पत्र लिख दीजिए कि हमारा सब कुछ ठीक है, छोटे से बात में फोटोकॉपी लगा हुआ है, उसकी वो धुंधली है, ओरिजिनल लाने में चंडीगढ़ से मुझे समय लगेगा, 24 घंटे का वक्त दे दे, मेरा सारा पेपर ठीक है, आप एक पत्र लिख दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे पत्र लिख देंगे, हम सरकार हैं। संयोग से उस सरकार में उस समय शामिल थे, उन्हीं की सरकार चल रही थी बिहार में। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम पत्र लिख देंगे? हमने कहा मैंने पूरी बात बताई है आपको।
उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे लिख देंगे, हम सरकार है। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, चूंकि उसके ऊपर हमारा कुछ इंसेंटिव था और मैं तनख्वाह 22 तारीख को मेरी खत्म हो जाती थी। मेरे जीवन में इंसेंटिव ना रहे तो मैं कर्ज ना चुका पाता अपने जीवन का। तो हर इंसेंटिव के पीछे मैं पूरी तत्परता से लगता था। तो मैं उसके लिए बड़ा दुखी हुआ जो उनका ऐसे कैसे लिख दे जी, हम सरकार है। तो जब मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, अगले दिन फिर किसी को लेके उनके घर गया, फिर वो इतनी ही बात बोल रहे थे कि ऐसे कैसे लिख दे, हम सरकार हैं। तो मैं जब उनके घर के बाहर निकला तो एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे खड़ा होकर मैंने सोचा अब यही सरकार मुझे बनना है, एक दिन बनकर रहूंगा। और मुझे उस दिन की बात और आज की बात जब याद आती है तो उस दिन के बाद से, वो टाइम 2005 का था और 15 में मैं वही सरकार बन गया, एमएलए बन गया 15 में। और आपके आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार वैसे जगह से चुनाव जीतने का अवसर मिला जहां से लगातार 2 बार देश की आजादी के बाद कोई नहीं जीता था। लगातार तीसरी बार आपके आशीर्वाद से जीतने का अवसर मिला। रोहित जी मुझे जब जहां बुलाते हैं मैं आता हूं। इन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया, समयाभाव है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे और कभी ना थोड़ा सा सोशल जस्टिस को लेकर के कुछ डिबेट का सत्र रखिए, बाकी लोगों को भी सुनिए। हम कैसे सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, हमारे पास क्या आइडिया है, गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, केवल अपनी जिंदगी मत जिए, गवर्नमेंट के अंदर भी क्या होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए। एक डॉक्टर 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद मिल रहा है। आप ठीक कह रहे थे कि अभी जब एमसीआई की टीम आती है, मैं बताना चाहिए या मुझे नहीं बताना चाहिए इस सभागार में, कई बार कई मेडिकल कॉलेज का मान्यता बचाने के लिए यहाँ के प्रोफेसर को वहां तबादला किया जाता है 15 दिन 20 दिन के लिए, और फिर जब एमसीआई चली जाती है तो उनको वापस इस शर्त पे ही भेजा जाता है कि जब टीम चली जाएगी तो आपको वापस कर लेंगे, अभी चले जाइए, अभी चले जाइए। और कई बार जो है जनाब, लोगों को मालूम नहीं है कि हम चला कैसे रहे राज्य को। हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। आप किसी पर अगर फायर हो जाते, गर्म हो जाते हैं और वो चुपके से रेजिग्नेशन लिख के चला जाता है और वो पटना आ जाता है तो पटना में कहीं उतनी तनख्वाह मिल जाती है। तो इसको संभाल कर चलाना सरकार के लिए भी चुनौती है। मेरे पास डॉक्टर ही नहीं है। 10-12 साल 15 साल अब जब मेडिकल कॉलेज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ खुल रहा है तो उसका परिणाम आने में भी 10 से 15 वर्ष लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा और परसों मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर के लिए 10 से 12 वर्ष समय लगाने पड़ते हैं, खपाने पड़ते हैं, तब एक अच्छा डॉक्टर मिलता है। और उसको संभाल कर रखना, उसको हमको सोसाइटी के अंदर स्थापित करके रखना। और ये बात तो सच है कि जब कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाता है तो भगवान के बाद किसी पर भरोसा करता है तो डॉक्टर पे करता है। इस संजीदगी को मत भूलिएगा। मैं कई बार इस बात से बड़ा डिफर करता हूं। कल ही मैं कहीं था, इस संजीदगी को मत भूलिएगा। मैं अभी एक इतने बड़े स्टार को देख रहा था। आप थोड़ा वॉच करिए बॉडी लैंग्वेज। नीचे बैठकर केवल ताली नहीं बजाना था, उनको जल्दी भी थी, वो जाना भी चाह रहे थे। और रोहित जी बगल में खड़े होके अगला नाम पुकारो, अगला नाम पुकारो कर रहे। मैं एक एक चीज वॉच करता रहता हूं। वो अपने एंकर जया से कह रहे थे अगला नाम पुकारो, जल्दी बोलो, क्यों उनको फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन मानवता देखिए उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचाऊं, बुला के, टाइम देके, बच्चे को बुला के, इशारा करके, ये संवेदनशीलता कलाकार के अंदर होना चाहिए, डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, नेता के अंदर होना चाहिए। अगर डॉक्टर संवेदनशील नहीं है तो आपने आधा काम बिगाड़ दिया पेशेंट का, और संवेदनशील है तो आधा काम बन गई। नेता संवेदनशील नहीं है तो आधा काम बिगड़ गया, संवेदनशील है तो आधा काम बन गया। ये मानकर चलिए, इसलिए थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार के साथ हम किस प्रकार, कभी कभी जब लगे कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए तो अपने पास्ट में जाइए। जब कभी आपको मेडिकल का फॉर्म भरने के लिए बीडीओ साहब का स्टाम्प लगता था, उस समय लगता रहा होगा, हमको लगता है।
बीडीओ साहब का स्टाफ और 11वीं 12वीं का विद्यार्थी बीडीओ साहब के कक्षा के बाहर यूं जाके ऐसे खड़ा होता था। बीडीओ साहब मतलब बहुत बड़े साहब, कोई आके बोला आज नहीं होगा उधर जाइए, फिर कोई बोला अभी नहीं होगा उधर जाइए। उस वक्त को कभी याद करना चाहिए। आंख दो काम जरूर करना चाहिए, उस वक्त को याद करना चाहिए। और ऐसे लोग जब उस उम्र के लोग मिले, चाहे आपकी उम्र जितनी हो जाए, कभी उस उम्र में जाकर उनके भावनाओं का एहसास करना चाहिए। ये जरूर करना चाहिए। मानवीय आधार पर तभी मनुष्य परिपक्व होकर खड़ा होता है। और अगर ये नहीं है तो भगवान का सबसे सुंदर कृति मानव है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, हम लोग तो सामाजिक जीवन में है, लोगों की सेवा करते रहते हैं। हम तो कई बार सब कुछ ठीक ठाक था, 2002 में सब कुछ अपने बस में और सब ठीक ठाक था, तब भी मैं राजनीति में 5 में किसी के उकसावे में आकर तैयार हो गया। अब लगता है कि फुल टाइम जॉब है, बहुत कठिन काम है। लेकिन मैंने भगवान से कहा कि ये प्रभु, ये भगवान है, मालिक, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो। ये मालिक है प्रभु, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो कि जब ये जनाजा उठे तो कोई चूल्हा न जले कुल्बे में। अगर ऐसा कर दिया कि उस दिन हमारे यहाँ डॉक्टर होते थे बसंती श्रीवास्तव दरभंगा में, और क्या कुदरत का संजोग देखिए कि उनके पति चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट होती थी और पति पत्नी दोनों एक ही दिन डेथ कर गए। पति का हार्ट स्ट्रोक आया, उसको देखने पत्नी बाहर निकली और उनको देख के वो लुढ़क गई और ऊपर जो उनका कुत्ता था वो ऊपर से नीचे कूदा, वो भी मर गया। छत पर से जो देखा, ये 3 बड़ा अजीब घटना दरभंगा के इतिहास में हुआ था। मुझे नाम भी डॉक्टर साहिबा का आज याद है। हाथ में मुट्ठी में रुपया बांधे हुए कोई जाता था, दीदी इतना ही पैसा है, ऑपरेशन है। एक बार जरूर बोलती थी इतना में नहीं होगा, कितना लेके आई हो? 600 में कहीं ऑपरेशन हुआ है। और अपने कंपाउंडर को कहते इसको अंदर ले लो, अंदर ले लो। और ऐसी देवी जब दुनिया से गई तो यकीन मानिए पूरे दरभंगा का रिक्शा ठेला सब उस दिन बंद था। पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि गरीबों की मसीहा, गरीबों की डॉक्टर उसके बीच नहीं रही। इस संवाद के लिए किसी ने दरभंगा बंद नहीं कराया था। स्वतः रिक्शा नहीं चला, ठेला नहीं चला, वो बंद। जैसे ही खबर गई बंद हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि मालिक का प्रभु देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो कि जब ये जनाजा उठे तो कोई चूल्हा न जले कुल्बे में। इस संकल्प के साथ काम करते रहना है। और हम तो बिहार के रहने वाले जरूर हैं, बिहार के बाहर के कई साथी डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। और एक बात अंत में कहते हुए कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि हम अगर पटना से चलकर नोएडा आ गए हैं तो हम सबके हैं और सबके लिए काम करते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। ऐसा नहीं हो कि आप बिहार आसाम में उलझ कर रह जाइए। मेरे लिए कभी भी कोई काम हो तो जरूर याद करिएगा। आप सभी मनुष्य रूप में उपस्थित भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का आभार, आयोजक मंडली का आभार कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके हर शब्दों में ऊर्जा थी, प्रेरणा थी और हम सभी के लिए आशीर्वाद था। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हम सर को धन्यवाद करें।